हेलो एवरीवन, पीजे दिस साइड। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम रिवाइज करने वाले हैं सीए फाइनल एफआर इंडेस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडेस 40 राइमिंग करना है आपस में। इंडेस 40 राइमिंग विद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। दोस्तों, पिछली हमारी वीडियो थी इंडेस 38 के ऊपर, उससे पिछली वीडियो थी 16 के ऊपर। तो आज हम रिवाइज करेंगे इंडेस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बहुत से 12-13 छोटे छोटे कंसेप्ट इसके अंदर। बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 4 से 6 नंबर का एग्जाम के अंदर आता है। तो इसको हम फटाफट से रिवाइज करते हैं। आपने बहुत सारी बैलेंस शीट देखी होगी। बैलेंस शीट के अंदर सेकंड थर्ड लाइन आइटम पे आपको दिखता होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वर्ड। तो किसी भी बैलेंस शीट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वर्ड आ रहा है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, जो आपको डील करेगा वो डील करते हैं इंडेस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो फटाफट से हम समझते हैं इसका मीनिंग। किसी भी इंडेक्स को पढ़ते हैं सबसे पहले उसके मीनिंग को समझना चाहिए। तो आज हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड या बिल्डिंग और बोथ। लैंड और बिल्डिंग और बोथ फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम। अगर आपकी कंपनी के पास कोई लैंड है या कोई बिल्डिंग है या दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम कमाना है, तो उसको आप ट्रीट करोगे एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मीन्स लैंड और बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग हेल्ड बाय ओनर फॉर रेंटल और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ। एग्जाम्पल की बात करते हैं डीएलएफ लिमिटेड। डीएलएफ लिमिटेड क्या करता है, बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाता है, बहुत सारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी बनाता है और मॉल्स वगैरह भी बनाता है। हम बात करते हैं, अगर डीएलएफ लिमिटेड ने कोई रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनाए हैं तो क्या करते हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट को इन फ्यूचर बना करके कंस्ट्रक्ट करने के बाद वो डीएलएफ क्या करेगा, सेल आउट कर देगा, सोल्ड आउट कर देगा। तो इस केस में क्या होगा, उसकी डेफिनेशन मीट आउट करेगी, वो करेगी इंडेस टू इन्वेंट्री के साथ। अगर डीएलएफ लिमिटेड ने फॉर एग्जांपल कमर्शियल बिल्डिंग बनाई, कमर्शियल बिल्डिंग का ऑब्जेक्टिव है वहां पर बहुत सारे ऑफिस को रेंट पर ऑफिस देना, एक स्पेस प्रोवाइड कराना। तो जो क्या होगा, जो रेंटल पे स्पेस प्रोवाइड कराएगा उसको एक रेंटल की इनकम होगी। तो यहाँ पर डीएलएफ लिमिटेड के लिए जो प्रॉपर्टी हुई वो प्रॉपर्टी होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर सेल पर्पज है तो इंडेस टू इन्वेंट्री में डील करोगे। अगर उसका पर्पज है कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर रेंटल इनकम कमाना, तो वो आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मीन्स लैंड और बिल्डिंग और बोथ held by owner for rental or capital appreciation or both. ठीक है। rather than use in production of goods or supply of service admin purpose or sale in ordinary course of business। अगर आप सेल कर दोगे उसको, इंडेस 2 में चले जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ ओन यूज है तो वो आपका इंडेस 16 में चला जाएगा। तो यही बात बताता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, अगर आपका रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन कमाना ऑब्जेक्टिव है तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया। सेकंड हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। थर्ड आता है आउट ऑफ स्कोप। इसको सिर्फ रीड करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आउट ऑफ स्कोप का मतलब है यहाँ पर कहां कहां पर इंडेस 40 एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहली बात करते हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करना, अगर आप उस एसेट से गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हो या उस एसेट के थ्रू आप कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो या फिर अपने पर्पज फॉर ऑफिस पर्पज यूज करने वाले हो, तो इंडेस 16 डील करेगा। अगर वो प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इंडेस 2 डील करेगा। ओनर अक्यूपाइड प्रॉपर्टी है फॉर डिस्पोजल कर दिया, 105 डील करेगा। प्रॉपर्टी अक्यूपाइड बाय एम्प्लॉइज, इंडेस 16। ओनर अक्यूपाइड प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द लेसी एज आरओयू सेट अंडर फाइनेंस लीज, 116 में चले जाएंगे। लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडेस 41। कॉन्ट्रैक्टर इज बिल्डिंग ए प्रॉपर्टी अंडर ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इंडेस 115। ठीक है जी, हमारे 3 कंसेप्ट क्लियर हो गए। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, इंपॉर्टेंट है बहुत। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर मोर देन वन पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल डीएलएफ लिमिटेड के पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं। डीएलएफ लिमिटेड के पास एक बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल इस बिल्डिंग का 50% वो यूज करती है फॉर ओन पर्पस, ओन एडमिन पर्पस। फॉर एग्जाम्पल भाई, जो डीएलएफ लिमिटेड उससे खुद के लिए अपने ऑफिस भी होंगे ना, उसकी उसका खुद का ऑफिस होगा तो उसके लिए यूज कर रही है। बाकी जो बिल्डिंग है उसकी, उसको उसने फॉर रेंटल पर्पस दे दिया। एक ही प्रॉपर्टी है पूरी, जिसमें से आधी प्रॉपर्टी तो खुद के यूज के लिए है, आधी प्रॉपर्टी को उसने फॉर रेंटल पर्पस डील कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप इंडेस 40 कहता है अगर आप इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस हाफ 50% 50% अलग अलग कर सकते हो, तो उसको आप सेपरेटली डील कर लो। कैसे, आपको पता है 50% प्रॉपर्टी आपकी रेंटल पर्पज से है, तो जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका 50% आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मांगना अज्यूम करोगे, बाकी 50% बचा उसको आप पीपीई अज्यूम कर लोगे। ठीक है। यहाँ पे इंडेस कहता है प्रॉपर्टी हेल्ड पार्टली फॉर द रेंटल कैपिटल एप्रिसिएशन और पार्टली फॉर बिजनेस यूज। हमने क्या देखा, 50% अपने सेल्फ यूज के लिए था, 50% रेंटल पर्पस के लिए था। ठीक है।
कैन बी सोल्ड या लीज सेपरेटली, अगर आप उसको सेपरेट कर सकते हो, जैसे हमने 50-50 यहाँ पे कर लिया, तो इन्वेस्टमेंट पोर्शन को इंडेक्स 40 मतलब रेंटल वाले पार्ट को इंडेक्स 40 डील करेगा। जो बिजनेस यूज के लिए है, जैसे ये वाला 51 पोर्शन, उसके लिए इंडेक्स 16 पीपीई एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा सर, हमारे पास फॉर एग्जांपल उसको हम फर्दर बाइफरकेट नहीं कर सकते। आपके पास फॉर एग्जांपल एक फ्लोर है, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है। इस ग्राउंड फ्लोर के अंदर, एक सेकंड, आपके पास एक बिल्डिंग है जिसके अंदर एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है। फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर आपने पूरा का पूरा रेंटल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, आपका ये हो गया इंडेक्स 40 के अंदर कवर। हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर के अंदर लेट सपोज आपके पास 4 रूम है, यहाँ पर 4 रूम्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 रूम बने हुए हैं। तो उसमें से लेट सपोज आपने क्या करा कि आपने 2 रूम, सिर्फ ये दो दो इतना स्पेस आपने दिया रेंट पर, बाकी आप सेल्फ के लिए यूज कर रहे हो। क्या इसके अंदर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, क्या आप स्प्लिट कर पा रहे हो? नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपने स्पेस आइडेंटिफाई कर लिया, पर लेकिन क्या आप अगर आपको इन फ्यूचर मार्केट के अंदर सिर्फ ये 2 स्पेस सोल्ड आउट करने हो अलग से, क्या आप सोल्ड आउट कर सकते हो? आंसर इज नो। अगर नहीं कर सकते तो आपको देखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट पोर्शन कहाँ पर यूज हो रहा है। हम देख रहे हैं सिग्निफिकेंट जो पोर्शन यूज हो रहा है, ये वाला 1 2 3, ये आपने क्या करा, ये आपका ऑफिस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, ऑफिस पर्पज या एडमिन पर्पज के लिए यूज हो रहा है, मतलब अदर देन रेंटल इनकम या अदर देन कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए यूज हो रहा है। तो इसको आप एज्यूम करोगे पीपीई एज इंडेक्स 16। तो इंडेक्स 40 क्या कहता है, आप ये देखो कि आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन कहां पर कवर हो रहा है। अगर आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन रेंटल इनकम के लिए कवर होता है तो आप उस पर इंडेक्स 40 अप्लाई करोगे। अगर आपका उसके ऊपर सिग्निफिकेंट पोर्शन अदर देन रेंटल इनकम या कैपिटल एप्रिसिएशन एप्लीकेबल होता है तो उस केस में इंडेक्स 16 एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर मोर देन वन पर्पस, प्रॉपर्टी हेल्ड कर रखी है आपने पार्टली फॉर रेंटल, पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस। अगर आप उसको स्प्लिट कर सकते हो तो बहुत सिंपल है, जितना पोर्शन आप स्प्लिट कर पा रहे हो उतना इंडेक्स 16 या अदर इंडेक्स में आ जाएगा, जितना आप रेंटल या कैपिटल के लिए कर पा रहे हो सेपरेट, तो आपका इंडेक्स 40 कवर कर लेगा। अगर आप सोल्ड और लीज सेपरेटली, अगर आपको अनेबल टू स्प्लिट है, अगर आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकते तो आपको सिग्निफिकेंट पोर्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, एंसिलरी सर्विस। एंसिलरी सर्विस कहता है इफ एन एंटिटी प्रोवाइड्स एंसिलरी सर्विस लाइक सिक्योरिटी और मेंटेनेंस टू ऑक्यूपेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी, इट कैन स्टिल ट्रीट द प्रॉपर्टी एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ने एक फ्लैट परचेज किया, फ्लैट को रेंट पर दे दिया, पर आपने उस फ्लैट के लिए कोई सिक्योरिटी सर्विसेज लगा रखी है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया, या आपने वहां पे लिफ्ट की सर्विसेज दी हुई है। तो आपने क्या किया, उसके फ्लैट के साथ छोटी मोटी सर्विस साथ में दे दी, जैसे कि लिफ्ट की सर्विस दे दी, गार्ड की सर्विस, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस दे दी। तो उस केस में क्या होगा, क्या वो इंडेक्स 40 में कवर होगा? हाँ जी, वो फिर भी इंडेक्स 40 में कवर होगा। उसका क्या है, मेजर पर्पस क्या है, आपका रेंटल इनकम कमाना। तो ये कहते हैं अगर एंसिलरी सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर रहे हो तो भी वो इंडेक्स 40 के अंदर कवर होगा, उसको आप क्लासिफाई करोगे एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, however if the services are significant the property is not classified as investment property। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं आईटीसी होटल की। आईटीसी होटल ने क्या करा, एक प्रॉपर्टी बनाई, बिल्डिंग को तैयार किया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे ऑब्जेक्टिव है उसका, उससे होटल का रेंट मिलना। पर क्या जब वो होटल से रूम से जो रेंट्स मिलने वाला है, क्या उसको आप इंडेक्स 40 में क्लासिफाई करोगे? नो, वो होगा पीपीई के अंदर कवर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। तो उसके साथ में जो भी आप सर्विस दोगे, एंसिलरी सर्विस, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस है, या कोई रूम सर्विसेज वगैरह है, फूड सर्विस वगैरह है, तो सारा का सारा आपका कवर होगा इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट भी कवर होता है हमारा। सिक्स पॉइंट आता है इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करोगे तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं जो मीट करने चाहिए, तभी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, cost of investment property can be recognized only if the future economic benefit will flow to the entity and cost can be reliably measured। हमने इंडेक्स 16 के अंदर ही पढ़ा था, 38 के अंदर ही पढ़ा था, 40 के अंदर भी। तो तीनों इंडेक्स के अंदर सेम ही चीज है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो होना चाहिए एंटिटी को, उसकी प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है वो रिलेबली मेजर होनी चाहिए। हम इन शॉर्ट बात करें, सबसे पहले आपको डेफिनेशन चेक करनी पड़ेगी कि रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करोगे कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है, उसकी कॉस्ट कैन बी रिलेबली मेजर्ड है या नहीं। जैसे ये 3 पॉइंट कवर हो जाएंगे तो आप उस प्रॉपर्टी को ट्रीट करोगे एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। 7 पॉइंट आता है हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जब आपके पास रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पास हो गया, फिर आपको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अपनी बुक्स में जब रिकॉग्नाइज करोगे, कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करोगे, वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करोगे। उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के हमारे पास होते हैं 4 तरीके। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो, डायरेक्ट जाके बाय कैश, बाय क्रेडिट,
या आपको एक्सचेंज करके या सेल्फ कंस्ट्रक्ट करके। तो फटाफट चारों पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। पहला पॉइंट है इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जब आप मार्केट में जाते हो सीधा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपने एक्वायर कर ली, आप सीधा गए डीएलएफ लिमिटेड के पास, उससे एक फ्लैट परचेज कर लिया और उसको चढ़ा दिया रेंट पर फॉर द पर्पस ऑफ रेंटल इनकम, या फिर थोड़े सा टाइम बाद उसकी कैपिटल एप्रिशिएट होगी और आपको सोल्ड आउट कर दोगे। कोई भी पर्पस हो सकता है, चाहे रेंटल इनकम हो या कैपिटल एप्रिसिएशन हो या बोथ हो, ठीक है। उस केस में क्या होगा, आप परचेज प्राइस ऐड करोगे, कोई टैक्सेस या ड्यूटी जो लगती है उस पर, उसको अगर वो रिफंडेबल है उसको लेस करोगे। कुछ कॉस्ट ऐसी होगी डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जैसे आपने क्या करते हो, कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, कोई ब्रोकरेज फीस हो गई, कमीशन हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गई, कोई और भी अदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो गई, तो उसको आप ऐड कर दोगे, कैपिटलाइज कर दोगे अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर। पर कौन सी कॉस्ट जिसको आप एक्सक्लूड करोगे, मतलब इंक्लूड नहीं करने वाले, कोई एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट, एडमिन जनरल ओवरहेड की कॉस्ट, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस या कोई डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स, ऐसे कोई भी खर्चे होंगे उसको आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ कैपिटलाइज नहीं करोगे। बाकी जो खर्चे हैं वो उनको पीएल में चार्ज करोगे, ठीक है। एडिशनल पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं, कोई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, ओपनिंग सेरेमनी, प्रमोशन की कॉस्ट, स्टार्टअप ऑपरेशनल लॉस, तो ये जितने भी खर्चे हैं ये सारे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई आप कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हो, तो अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया और वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी मीट करता है, तो आप उस खर्चे को कैपिटलाइज कर दोगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया एक्विजिशन बाय कैश। सेकंड परसेंट डेफर्ड क्रेडिट। डेफर्ड क्रेडिट बात करता है जब भी कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बाय करेगी, उसकी कॉस्ट को जो रिकॉर्ड करेगी इनिशियली, वो उस कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करेगी अगर वो एज ऑन डेट, अगर आज वो इक्विवेलेंट टू कैश पे परचेज कर लाता। अगर हम कोई प्रॉपर्टी को आज ही मार्केट में परचेज करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आज आपकी कंपनी ने कोई फ्लैट परचेज किया, उसकी अमाउंट आती है 2 करोड़ की, 2 करोड़ की वैल्यू पे अगर कैश प्राइस है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि नहीं मैं तो ईएमआई पर लूंगा, ईएमआई के अंदर क्या क्या हुआ, उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई। फॉर एग्जांपल आपको आपने 10 साल की ईएमआई कराई, तो उसके ऊपर एक इंटरेस्ट कंपोनेंट चार्ज होगा, जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा उसको आपने यहाँ पर कैपिटलाइज नहीं करना। अगर आपका इंडेस 23 बोरोइंग कॉस्ट, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट अगर आपका रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स 23 के अकॉर्डिंग, तो ही आप कैपिटलाइज करोगे, अदरवाइज इंटरेस्ट कंपोनेंट को बाहर कर दोगे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। तो हम ये देख रहे हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बाय करते हो, कैश प्राइस 10 करोड़ का, पेइंग आफ्टर 2 ईयर से 12 करोड़ का, जो 2 करोड़ का पोर्सन है वो आपका इंटरेस्ट का पोर्सन है, तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा 10 करोड़ के ऊपर, ठीक है। हमारे 2 पॉइंट कवर हो गए, पहला एक्विजिशन, सेकंड डेफर्ड क्रेडिट, थर्ड है एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यूज आ सकते हैं, यहाँ से इंस्टीट्यूट आपको घुमा सकता है क्वेश्चन के अंदर। जब भी आपका कोई क्वेश्चन आएगा इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट, ये आपका कंसेप्ट सेम होता है, इंडेक्स 16, इंडेक्स 38, इंडेक्स 40, तीनों इंडेक्स के अंदर ये सेम कंसेप्ट लग रहा है। जब भी आपका एक्सचेंज का कंसेप्ट आएगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या जो आपकी एसेट है वो एक कमर्शियल, उसका कोई कमर्शियल सब्सटेंस है या कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता। आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करी, हम बात करते हैं एक्सचेंज की, आपने एक बिल्डिंग के अगेंस्ट दूसरी बिल्डिंग एक्सचेंज कर रहे हो आप, अगर उस एक्सचेंज में आपका कोई कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट है तो आपका ट्रीटमेंट अलग होगा, अगर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो ट्रीटमेंट अलग होगा। हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल गुड़गांव की, गुड़गांव में एम्बियंस मॉल है, एम्बियंस मॉल में आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपने एक शॉप ली हुई है रेंट पर, शॉप परचेज कर ली, उसको आपने फर्दर रेंट पर दे दी। आपने क्या किया, सेम जो आपकी शॉप है उस मॉल के अंदर, उसको एक्सचेंज कर लिया सेम मॉल में, सेम ही फ्लोर पे, सेम मॉल में सेम फ्लोर पे आमने सामने थे, उसमें एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज करने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, सेम वैल्यू है, जो आपकी पुराने वाले एसेट की वैल्यू थी वही नई एसेट की वैल्यू है, जो आप रेंटल की इनकम पुराने वाले एसेट पे कर रहे थे, इनकम अर्न कर रहे थे, वही आप नेक्स्ट वाले नए वाले पे करने वाले हो। तो इस केस में क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि आपका कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस केस में अगर आप अपनी एसेट को एक्सचेंज कर रहे हो, जब आप एक्सचेंज कर रहे हो ना, तो आपकी जो अमाउंट होगी जिसपे आप रिकॉर्ड करोगे वो उसी अमाउंट पे करोगे जो आपका ऑलरेडी रिकॉग्नाइज था। आप क्या करोगे, जो आपकी ओल्ड कैरिंग अमाउंट थी 10 करोड़, न्यू न्यू शॉप की जो कैरिंग अमाउंट होगी उसको भी आप 10 करोड़ ही 10 करोड़ पर ही रिकॉर्ड करोगे। आप क्या करोगे, जो ओल्ड की वैल्यू थी उसी सेम, जो आपकी ओल्ड एसेट गई, जो नई आई, जो ओल्ड एसेट गई उसी की वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करोगे न्यू एसेट को, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता, फॉर एग्जांपल आपका पहले थर्ड फ्लोर पर शॉप थी आपके पास, पर आपने क्या किया, एक्सचेंज में ग्राउंड फ्लोर पर ले लिया, इन एक्सचेंज पे ग्राउंड फ्लोर पे ले लिया। अब यहाँ कमर्शियल सब्सटेंस आपका चेंज हो गया, क्या पहले आपका हो सकता है थर्ड फ्लोर पर जहां पर वो शॉप थी उसकी डिमांड कम थी, तो रेंट जो आपको मिल रहा था वो बहुत कम मिल रहा था, लेकिन जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आए या ग्राउंड फ्लोर पर आए, आपने एक्सचेंज किया सेट को, तो आपको रेंटल इनकम बढ़ गई आपकी, तो वहां क्या हुआ, आपका कमर्शियल सब्सटेंस चेंज हो गया, तो कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। इस केस में होगा तो क्या करना, देखो जब भी आपका कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता होगा
तो आपको चेक करना है जो फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड है। आपके पास क्या हुआ, जो आपके पास ग्राउंड फ्लोर की शॉप आई, थर्ड फ्लोर वाली गई, तो जो आपके पास शॉप आई है और जो गई है उसमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास दोनों की फेयर वैल्यू अवेलेबल है। अगर उस केस में आपके पास दोनों की फेयर वैल्यू अवेलेबल होती है, तो जो असेट आपकी बुक से जा रही है, आप उस असेट पर जो बुक्स में आपकी असेट थी ओल्ड वाली, जो असेट जा रही है उसके अमाउंट पर रिकॉग्नाइज करोगे, जो उसकी फेयर वैल्यू होगी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारे पास दोनों की फेयर वैल्यू नहीं है, आपके पास दोनों की फेयर वैल्यू नहीं, मतलब थर्ड फ्लोर वाले की भी नहीं है, ग्राउंड फ्लोर वाले की भी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो असेट की कैरिंग अमाउंट थी ओल्ड वाले की, जो आपकी बुक से जा रही है, उसी असेट पे नई वाली बुक्स, नई वाली शॉप को रिकॉग्नाइज कर लोगे। मतलब जो आपकी जाने वाली असेट की कैरिंग अमाउंट है उसी असेट पे रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है। हम मानते हैं कि आपके पास जो असेट आ रही है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट जो एक्वायर कर रहे हो उसकी फेयर वैल्यू है, पर आपकी जो ऑलरेडी असेट थी उसकी फेयर वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा, जो असेट की फेयर वैल्यू आपके पास है उस असेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर दोगे आप। ठीक है, मतलब आने वाली असेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट जब करता है ना, तो फोकस करना चाहिए फेयर वैल्यू के ऊपर, फोकस होना चाहिए आपका यहाँ पे। यहाँ पे ये जो इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट है, ये फोकस करता है फेयर वैल्यू फोकस्ड। ठीक है। अगर आपके पास फेयर वैल्यू है तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, दोनों की फेयर वैल्यू नहीं है तो जाने वाली की कैरिंग अमाउंट पे कर दो, दोनों की फेयर वैल्यू है तो जाने वाली एसेट की फेयर वैल्यू पे कर दो, कि अगर कोई भी एक मिसिंग है जो उनसे अवेलेबल है उसी पे रिकॉग्नाइज कर दो। ठीक है। फिर हम एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल बहुत बार क्या होता है, आपने थर्ड फ्लोर वाली शॉप को जब एक्सचेंज किया इनके इन कंसिडरेशन ऑफ फर्स्ट वाली शॉप, ग्राउंड फ्लोर वाली शॉप पे, उस केस में क्या होगा, आपने कुछ कैश भी पेमेंट करी होगी। अगर आपने कैश की पेमेंट भी करी है, देखो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज किया एट फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, जो आपकी असेट जा रही है, असेट गिवन अप है, उस पर रिकॉग्नाइज करोगे, तो आप कैश कंपोनेंट को ऐड बैक कर दोगे। अगर आपने क्या करा, आपके पास आपकी जो शॉप थी थर्ड फ्लोर वाली वो असेट गई, उसकी अमाउंट थी 10 करोड़, प्लस आपने 1 करोड़ का कैश और दिया, तो आप असेट को रिकॉग्नाइज करोगे 11 करोड़ पे। इन केस आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड कर रहे हो जो आने वाली एसेट की फेयर वैल्यू है, उस केस में आप कैश को करोगे इग्नोर, कैश इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे 3 पॉइंट कवर हो गए। पहला पॉइंट था हमारा एक्विजिशन बाय कैश, डेफर्ड क्रेडिट, एक्सचेंज ऑफ असेट। फोर्थ हमारा होने वाला है सेल्फ कंस्ट्रक्शन। सेल्फ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम, हमने असेट को खुद ही कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, अगर कोई एंटिटी कंस्ट्रक्ट करती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय खुद से इंस्टेड ऑफ एक्विजिशन, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट शैल बी प्रिपेयर्ड। आपने क्या किया, कोई असेट को एक्वायर नहीं किया, आपने क्या खुद से लैंड परचेज करी, परचेज ऑफ लैंड आ गया। उसके बाद जब लैंड परचेज करी, कुछ ब्रोकरेज, कोई कमीशन, कुछ भी जो चार्ज थे वो आपने पेमेंट करी, प्लस फिर आपने क्या करा, उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी या फ्लैट कंस्ट्रक्ट करे फॉर पर्पज ऑफ रेंटल, आपने उसको रेंट पर देने के लिए। तो आपने अगर लैंड परचेज करी, ब्रोकरेज पे करी, कोई ट्रांसफर फीस थी, कंस्ट्रक्शन के एक्सपेंस थे, प्रॉपर्टी टैक्स था, जैसे ही आपके सारे खर्चे ऐड होंगे तो इस जो अमाउंट आएगी उस पर आप रिकॉग्नाइज करोगे अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को। ठीक है। कोई भी एक्सचेंज, कोई भी आपके जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कोई भी आपके एबनॉर्मल लॉस है उनको आप एक्सक्लूड करोगे, आप इंक्लूड नहीं करोगे। कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो गया, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग हो गया, हम क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग को, अगर जब भी आप कोई प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपने उस कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लोन लिया, जितने टाइम तक का आपका कंस्ट्रक्शन हुआ उतने टाइम तक के जो लोन का अमाउंट, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा उसको आप कैपिटलाइज करोगे, और जो ये कैपिटलाइजेशन होगा आपका होगा एज पर इंड AS 23 बोरोविंग कॉस्ट, जो हम आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अंदर इसको भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा प्रॉपर्टी लीज टू अदर ग्रुप मेंबर्स। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर MCQ आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी होल्डिंग कंपनी है, देखो हम बात करते हैं आपकी होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी ने लैंड या कोई अपनी बिल्डिंग रेंट पर दे दी अपनी सब्सिडरी कंपनी को, किसी होल्डिंग कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दिया किसी सब्सिडरी कंपनी को, तो जो होल्डिंग कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स बनेंगे, जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स बनेंगे उसके अंदर तो वो एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करेगी उसको। ठीक है। फिर क्या करा, उस सब्सिडरी ने आगे भी रेंट पर दे दिया किसी XYZ कंपनी को। देखो, होल्डिंग कंपनी ने पहले सब्सिडरी को दिया रेंट पे, फिर आगे क्या करा, जो सब्सिडरी को दिया उस सब्सिडरी ने भी आगे फर्दर रेंट पर दे दिया। तो इस केस में क्या हुआ, दोनों ही कंपनियां अल्टीमेट यूज क्या हो रहा है, रेंट हो रहा है। देखो, जब आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल बनाओगे तो आपने क्या करा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज करी। जब आपने कंसोलिडेशन फाइनेंशियल्स बनाए तो आप देखोगे सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सिडरी ने उसका आगे फर्दर यूज का किया, मतलब जो आपका एंड यूज हो रहा है ना उसको आपको देखना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, सब्सिडरी ने भी उसको रेंट पर दिया है, तो कंसोल फाइनेंशियल ने भी उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है। दूसरा केस, होल्डिंग कंपनी ने लैंड और बिल्डिंग को दिया सब्सिडरी को ऑन रेंट, होल्डिंग कंपनी ने रेंट पे दिया, तो होल्डिंग कंपनी ने अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल बनाए तो उसको दिखा दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यहाँ तक बात ठीक है। पर जब लेकिन फर्दर सब्सिडरी कंपनी ने
फर्दर सब्सिडरी कंपनी ने क्या करा, उस जो एसेट का यूज था वो अपने ओन यूज के लिए यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल कोई एडमिन पर्पस के लिए यूज कर लिया, कोई भी एसेट को होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को दिया, सब्सिडरी ने अपने ओन पर्पस के लिए यूज कर लिया। तो अल्टीमेट उसका एंड यूज क्या हुआ, एंड यूज हुआ कि एडमिन पर्पस। एडमिन पर्पस जैसे ही आया तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगा, वो हो गया इंडिया 16 की डेफिनेशन के अंदर कवर। तो इंडिया 16 के अंदर कवर हुआ तो पीपीए आ गया उसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स बनेंगे तो वहां तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखा देंगे, पर जैसे ही हम एंड यूज कंसोल फाइनेंशियल में जाएंगे उसको तो देखेंगे एंड यूज क्या हुआ। एंड यूज हुआ क्या, उस ग्रुप ने अपने इंटरनल पर्पस के लिए यूज किया है, तो कंसोलिडेशन फाइनेंशियल्स के अंदर उसको पीपीई ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सेम लैंड एंड बिल्डिंग है पर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल में उसका ट्रीटमेंट अलग है, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका ट्रीटमेंट अलग है। हमने ये देखा, सेम लैंड एंड बिल्डिंग, डिफरेंट ट्रीटमेंट इन स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्सीक्वेंट कॉस्ट का। आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, छोटे मोटे कुछ खर्चे हुए, डे टू डे सर्विसिंग एक्सपेंस हुआ, उसको आप चार्ज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। पर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा खर्चा किया, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, आपने कोई फ्लैट था, फ्लैट के अंदर पूरा फ्लोर चेंज करा दिया, उसमें फ्लोर या कोई आपने कोई रूम एडिशन कर दिया, तो आपने क्या करा, एक मेजर खर्चा किया है। तो मेजर खर्चा क्या है, उसको आप कैपिटलाइज करोगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर। कोई अगर आपने कोई वॉल चेंज करा दी, कोई पेंट, पूरा पेंट चेंज करा दिया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करा दिया, कोई भी एक्सटेंशन कर दिया, कोई इंटीरियर चेंज करा दिया, कोई लिफ्ट में चेंज करा दिया, तो ऐसे कोई खर्चे हुए तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, उसको ट्रीट करोगे एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कैपिटलाइजेशन। जो भी ऐसा खर्चा होगा उसको कैपिटलाइज कर दोगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर। पर कोई नॉमिनल खर्चे, डे टू डे खर्चे हो गए, मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, कोई रिपेयरिंग हो गया, सिक्योरिटी गार्ड की फीस हो गई, तो इन सबको आप प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दोगे। ठीक है, 10th पॉइंट आता है हमारे पास, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज कर लिया, आपने फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज कर लिया सेट को, क्या आप ईयर एंड पे अब चाहो तो उसके अंदर कॉस्ट मॉडल का रिवैल्यूएशन मॉडल लगा सकते हो, लाइक पीपी या इंटेंजिबल एसेट? आंसर इज नो। सिर्फ इंडेक्स 40 एक ऐसा इंडेक्स है जिसके अंदर वो कहता है कि मैं सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करने दूंगा। यहाँ पर वो फेयर वैल्यू का रिकॉग्नाइज करने के लिए, मतलब रिवैल्यूएशन मॉडल को अडॉप्ट करने का ऑप्शन ही नहीं देता। जैसे इंडिया 16 में क्या था, आप कॉस्ट पर भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो, रिवैल्यूएशन मॉडल पर भी कर सकते हो। फिर अगेन हम इंडेक्स 38 इंटेंजिबल एसेट में देखते हैं, तो वहां पर भी आप कॉस्ट पर भी देख सकते हो, रिवैल्यूएशन भी देख सकते हो। पर इंडेक्स 40 सिर्फ और सिर्फ आपको कहता है कि आपको सिर्फ कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करना होगा, ओनली यहाँ पे कॉस्ट मॉडल आपका ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपका कोई, लेकिन इंडेक्स 40 कहता है अगर आपको फेयर वैल्यू आपकी, फॉर एग्जांपल आपने आज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज करी, वो 10 करोड़ की है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आके वो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 12 करोड़, तो आप उसको 2 करोड़ से बढ़ा तो नहीं सकते, पर आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर आपको डिस्क्लोज कर सकते हो कि आपकी इस एसेट की फेयर वैल्यू 12 करोड़ रुपए है। तो इंडेक्स क्या कहता है, आप रिवैल्यूएशन मॉडल तो नहीं लगा सकते, पर अपनी फेयर वैल्यू को डिस्क्लोजर दे सकते हो। ठीक है, तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन इज नॉट अलाउड, ओनली डिस्क्लोजर कैन बी गिवन रिलेटेड टू द फेयर वैल्यू। डिस्क्लोजर ऑफ फेयर वैल्यू शैल बी गिवन इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड एस 113। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं कर सकते, मतलब आप अपवर्ड तो नहीं कर सकते, क्या डाउनवर्ड हो सकता है? आंसर इज यस। आपका यहाँ पे अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस होता है तो आपको वो बुक करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन में मतलब अपवर्ड रिवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं देता इंडेस आपको, आपका अगर डाउनवर्ड होता है तो आपको डाउनवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, 10वां पॉइंट भी कवर। 11वां पॉइंट आता है हमारा ट्रांसफर से रिलेटेड। अगर आपके पास कोई आज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन फ्यूचर आप चाहते हो इसको आप ट्रांसफर कर देते हो पीपी, मतलब आज तो आपके पास वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, कल को आप एज एन ऑफिस अपने यूज करने लग जाते हो उसको, तो क्या वो आप कन्वर्जन हो जाएगा? उसका आंसर यस, कन्वर्ट हो जाएगी। वो कन्वर्ट किस अमाउंट पे होगी? जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की दिख रही है एज इट इज उठ के चली जाएगी दूसरे हेड के अंदर। हम बात करते हैं, अगर आज आपके पास कोई प्रॉपर्टी है एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पर आपने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया ओनर ऑक्यूपेशन, ऑनर ऑक्यूपेशन, अगर आपने फॉर एडमिन पर्पस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो वो इंडेक्स 40 से उठ के इंडेक्स 16 में चली जाएगी। ठीक है, सर कोई प्रॉपर्टी ऐसी भी हो सकती है, मेरी आज वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, कल को मैं उसको सेल कर सकता हूँ, जैसे डीएलएफ लिमिटेड। डीएलएफ लिमिटेड ने क्या किया, फॉर टेम्परेरी पर्पस उसको रेंटल इनकम के लिए फ्लैट्स को अपने किराए पर चढ़ा दिए, पर 1-2 साल के बाद उसने क्या करा, उस जो किराए पर चढ़ाए हैं उन फ्लैट्स को मार्केट में सेल कर दिया। तो क्या हुआ, वो इंडेक्स 40 से कन्वर्ट हो गया इंडेक्स 2 के अंदर, मतलब ट्रांसफर हो गया इंडेक्स 40 से इंडेक्स 2 के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप एडमिन पर्पज से यूज कर रहे हो, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप एडमिन पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आज आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक बिल्डिंग है, उसमें आपका ऑफिस है, आपने अपना ऑफिस कहीं और चेंज कर लिया, उस बिल्डिंग को आपने कर दिया किराए पर चढ़ा दिया फॉर द पर्पज ऑफ रेंटल इनकम हो गई। अब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीट आउट कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, इंडेक्स 16 से उठ के इंडेक्स 40 में आ जाएगी वो। अगर आपके पास कोई ऑपरेटिंग लीज थी,
कोई प्रॉपर्टी का आपके पास ऑपरेटिंग लीज था, मतलब इंडेस 2 में कवर था, फिर आपने ट्रांसफर कर दिया इन्वेंटरी के अंदर, तो आपने क्या सॉरी आपने क्या करा, इंडेस 2 से इंडेस 40 में चले गए, आपके पास कोई इन्वेंटरी थी, ऐसे आपने उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासीफाई कर लिया अब, ठीक है। जब हम कोई भी ट्रांसफर करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से या इन्वेंटरी में, तो कोई भी उसकी जो कैरिंग अमाउंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एंड दे डू नॉट चेंज द कॉस्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी फॉर मेजरमेंट और डिस्क्लोजर पर्पस। मतलब क्या कह रहा है, अगर जो आपकी वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, कैरिंग अमाउंट जो थी, उसी अमाउंट पर आपका अगले जो फॉर एग्जांपल आप इंडेस 40 से इंडेस 16 में चले गए, आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बना दी, तो जैसे ही आपने जो वैल्यू थी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, उसी सेम वैल्यू पे इंडेस 16 ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एज ए पीपीई आप रिकॉग्नाइज करोगे। अच्छा आप बताओ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब आपके पास थी, आपके पास सिर्फ कॉस्ट मॉडल था, फिर आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू पीपीई, तो क्या पीपीई के अंदर कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों लगा सकते हो? आंसर इज यस। जैसे ही आप कन्वर्ट हुए इंडेस 40 से 16 के अंदर, तो जो आपके पर्टिकुलर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी है वो पूरा इंडेस एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। 12th पॉइंट आता है आपका डिस्पोजल से रिलेटेड। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डी रिकॉग्नाइज कर सकते हो, डी रिकॉग्नाइज कब कर सकते हो? आपने कोई सेल कर दिया, या ऑपरेटिंग इनटू द फाइनेंस लीज, मतलब आपकी बुक से डी रिकॉग्नाइज हो गई, या फिर व्हेन द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज परमानेंटली विथड्रॉन फ्रॉम द यूज, जो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का यूज था वो आपका यूज ही खत्म हो गया है, या कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं बचा उस एसेट का आपका, ठीक है। इस केस में क्या कर सकते हैं, डिस्पोजल करेंगे। डिस्पोजल क्या होगा, जो आपकी प्रोसीड आने वाली है सेल से माइनस जो आपका कैरिंग अमाउंट होगी, वो आपका गेन और लॉस बुक हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आता है डेट ऑफ डिस्पोजल की। जब भी आप व्हेन द रिसिपिएंट ऑब्टेन द कंट्रोल ऑफ द एसेट, जैसी एसेट की जो वैल्यू, जो एसेट है उसका कंट्रोल जैसे ट्रांसफर होगा, उसी एसेट को हम मान लेंगे, उसी डेट को हम मान लेंगे डेट ऑफ डिस्पोजल। इंडेक्स 16 डील्स डिस्पोजल बाय एंटरिंग इनटू द फाइनेंस लीज एंड द सेल एंड लीज बैक, ठीक है, सेम बात करता है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मेजरमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अगर आपने आज सोल्ड आउट करी कोई अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जैसे आप सेल करते हो सकता है वो आपने डेफर्ड क्रेडिट पे, मतलब आपने आज उसकी पेमेंट 2 साल बाद मिलेगी आपको, तो जो आपकी उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो जिसका इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा, उसको एज इंटरेस्ट इनकम बुक करोगे, जो उसकी आज करंट वैल्यू है, कैश प्राइस में सेल करते हो, उस प्राइस पर अपनी रिसीवेबल बुक कर लेंगे, ठीक है। Compensation from third party for investment property that was lost, impaired shall be recognized under profit and loss become receivable। जब भी compensation आपको रिसीव होगा तो रिसीवेबल में बुक हो जाएगा एज अदर इनकम, ठीक है। डिस्क्लोजर, लास्ट पॉइंट है डिस्क्लोजर से रिलेटेड। जब आपकी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करोगे, कुछ डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी, कॉस्ट मॉडल, ये आपको बताना पड़ेगा। एक रिकंसिलिएशन बनानी पड़ेगी, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल, इम्पेयरमेंट आपको बताना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल बताना पड़ेगा। आपने डेप्रिसिएशन का मेथड क्या लगाया वो बताओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, आपके पास इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल की इनकम होगी या कोई खर्चे होंगे उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसमें अगर आप डिस्क्लोज करते हो तो फेयर वैल्यू कि इस एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है, प्लस आपको बताना पड़ेगा इस एसेट से आपकी कितनी जो रेंटल इनकम आई, कितना इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, कितने इसके ऊपर आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स हुए, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय द इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो आपको डिस्क्लोजर दोगे फेयर वैल्यू का, वो आपको किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से करानी पड़ेगी, जो आपके क्राइटेरिया डिफाइन करे हुए हैं इंडेस 113 के अंदर, फेयर वैल्यू मेजरमेंट के अंदर। तो यही था हमारे इंडेस 40 के ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर। आप इस वीडियो के अंदर आप देखोगे हमारे पास सिर्फ 12-13 कंसेप्ट है, इनको अच्छे से बार आपने रिवाइज करो। कंसेप्ट इसमें क्या करना है आपको, रिवाइज कंसेप्ट करें रिवाइज, प्लस करो स्टडी मैट, आरटीपी प्लस एमटीपी प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इनको रिवाइज कर लो, आपका इंडेक्स 40 हो जाएगा 100% क्लियर। जैसे ही आप इतना करोगे आपका 100% इंडेक्स क्लियर हो जाता है। अब क्या करो, इस जैसे आपने अभी वीडियो सुनी, इस वीडियो करने के बाद क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद एक बार फिर से नोट्स को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, इन नोट्स को रीड कर लो। ऐसा करने के बाद जैसे ही आप कर लोगे कंप्लीट, तो आपका इंडेक्स 40 100% कवर हो जाएगा। सो दैट्स फ्रॉम ऑल फ्रॉम माई साइड, इतना ही था हमारे इस इंडेक्स के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।